हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू परिचम क्लासेस। मैं हूं आपका साइंस एजुकेटर दीपक शर्मा और आज का सेशन एसएससी सीपीओ के एग्जाम से रिलेटेड है, जिसमें केमिस्ट्री के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस को हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। ये सेशन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि मैंने लास्ट 4 to 5 जो सेशंस लिए हैं उनमें मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस को मैंने डिस्कस किया है। तो चलिए आज के सेशन को शुरू करते हैं। उससे पहले एक बेसिक इंफॉर्मेशन, हम लोग वाईटी पे तो आपको कंप्लीट टॉपिक वाइज इंपॉर्टेंट सीरीज करवाते ही हैं, साथ में आप मेरा जनरल साइंस का थ्योरी कोर्स परचेज कर सकते हैं। इसमें आपको सारे लेक्चर्स फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी की थ्योरी वाइज मिलेंगे, आपको एमसीक्यूज आपको मिलने वाले हैं और खास बात यह है कि जो पीडीएफ नोट्स होते हैं वो भी आपको अवेलेबल हो जाएंगे, तो उनको जाकर भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। एसएससी जीए का जो हमारा कोर्स है उसमें पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, हिस्ट्री, जियोग्राफी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, इकोनॉमिक्स, स्टैटिक जीके सब कुछ इसमें मिलने वाला है एक ही कोर्स में आपको। साथ में इस कोर्स में खास बात यह है कि इसमें आपको प्रैक्टिस के लिए मॉक टेस्ट भी अवेलेबल होंगे। सारी क्लासेस रिकॉर्डेड फॉर्म में होंगी, टॉपिक वाइज होंगी। अब है हमारा एक स्पेशल जीए की एक टेस्ट सीरीज है। ये टेस्ट सीरीज में आपको 5500 क्वेश्चंस मिलने वाले हैं। सीधी सी बात है, अलग अलग तरह से मिलेंगे आपको, चैप्टर वाइज मिलने वाले हैं। अगर आपको मैं कहूं सेक्शन टेस्ट होंगे, ठीक है, सब्जेक्ट वाइज होंगे, सारे लेवल इसमें कवर होंगे। बहुत छोटा पैकेज है। कहां जाना है आपको? आपको जाना है परचम क्लासेस पर। इस एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिए प्ले स्टोर से। अगर आपको फिर भी कोई दिक्कत है, कोई इश्यूज आ रहे हैं, तो आप हमें व्हाट्सएप या कॉल कर सकते हैं, आप हमें ईमेल कर सकते हैं। अगर आप किसी तरह के डाउट्स हैं तो उनको क्लियर कर सकते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के हमारे पहले सेशन के बारे में। व्हाट आर आइसोबार्स? देखो आइसोबार्स क्या है। आइसोबार की अगर मैं डेफिनेशन की बात करूं, आपको पता है बहुत सारे एटॉमिक जो आपने एलिमेंट्स पढ़े, एलिमेंट्स के बारे में पढ़ा है। एलिमेंट्स में कहां पढ़ते हैं हम? पीरियोडिक टेबल में हम लोग डिस्कस करते हैं। देखिए पीरियोडिक टेबल में टोटल कितने एलिमेंट्स हैं? 118, 118 एलिमेंट्स की स्टडी हम लोग करते हैं। अब इन 118 जो एलिमेंट्स है इनके डिफरेंट एटॉमिक नंबर होते हैं। जैसे हाइड्रोजन, शुरुआत करते हैं, हाइड्रोजन 1 पे है, हीलियम 2 पे है, लिथियम 3 पे। हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, इस तरह से हम स्टडी करते हैं। यानी हर एक एलिमेंट का क्या होता है? एक स्पेसिफिक एटॉमिक नंबर होता है और उसका एटॉमिक मास होता है। तो आइसोबार्स क्या है? आइसोबार्स होते हैं कि वो एलिमेंट्स जिनके एटॉमिक नंबर तो डिफरेंट हो। तो एलिमेंट्स विथ डिफरेंट एटॉमिक नंबर, एलिमेंट्स विथ डिफरेंट एटॉमिक नंबर, एटॉमिक नंबर तो डिफरेंट हो बट इनका जो मास हो वो क्या हो? सेम हो, बट सेम मास नंबर। उन एलिमेंट्स को, उनको आइसोबार्स कहते हैं। अब देखिए इसको कैसे समझते हैं। देखो तीन एग्जांपल है, आपको पता है। एक तो होता है ऑर्गन, ठीक है, पोटेशियम और कैल्शियम। अगर मैं इसकी बात करूं तो इसका एटॉमिक नंबर कितना है? 18, ठीक है। अगर मैं पोटेशियम की बात करूं तो पोटेशियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 19। अगर मैं कैल्शियम की बात करूं तो कैल्शियम का एटॉमिक नंबर होता है 20। लेकिन इनका एटॉमिक मास कितना होता है? 40। तीनों का कितना होता है? तो 40। तो वो एलिमेंट्स जिनका एटॉमिक नंबर तो डिफरेंट हो बट एटॉमिक मास क्या हो? सेम हो, क्या होता है? आइसोबार्स होते हैं। अब देखो एटॉमिक जो मास होता है ना, एटॉमिक मास, ये जो 40 आपको है, ये क्या होता है? एटॉमिक मास होता है हमारे न्यूक्लियस में प्रेजेंट प्रोटॉन्स प्लस न्यूट्रॉन्स की संख्या। जितने हमारे न्यूक्लियस में, देखो ये एटम है और इस एटम में क्या होगा? इस एटम में होंगे न्यूक्लियस और इस न्यूक्लियस में जितने प्रोटॉन और जितने न्यूट्रॉन्स होंगे वही क्या होंगे? एटॉमिक मास होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। केमिकल फॉर्मूला फॉर सल्फ्यूरियस एसिड। ध्यान रखना, छोटी सी वर्ड है, छोटी सी एरर होती है। कुछ जगह सल्फ्यूरिक एसिड होता है और कुछ जगह सल्फ्यूरियस एसिड होता है। तो सल्फ्यूरियस एसिड का फॉर्मूला आपको पूछा है, ध्यान रखना। इसका फॉर्मूला क्या होगा? H2SO3। क्या होगा? अगर आपको क्लियर नहीं दिख रहा है, H2SO3 ये तो होता है आपका सल्फ्यूरियस एसिड। लेकिन अगर कोई पूछा आपको सल्फ्यूरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, तो होता है H2SO4। क्या होता है? H2SO4 होता है सल्फ्यूरियस, सल्फ्यूरिक एसिड, ठीक है। तो सल्फ्यूरियस एसिड इज द केमिकल कंपाउंड विद द फॉर्मूला ऑफ H2CO H2SO3।
अब ध्यान रखना, एक छोटी सी इंफॉर्मेशन और बता देता हूं सल्फ्यूरिक एसिड के बारे में। किसके रिलेटेड? सल्फ्यूरिक एसिड से, बहुत इंपॉर्टेंट है। देयर इज नो एविडेंस, यहां कोई एविडेंस नहीं है सल्फ्यूरिक एसिड एग्जिस्ट करता है सॉल्यूशन कहीं भी। ये कोई भी एविडेंस अभी तक नहीं मिला है कि सॉल्यूशन के अंदर सल्फ्यूरिक एसिड हमें मिलता हो। लेकिन ये हमें कहां देखने को मिलता है? ये हमें गैस फेज जब उसकी डिडक्ट होती है तब हमें सल्फ्यूरिक एसिड देखने को मिलता है। अब इसके मैं अगर स्ट्रक्चर की बात करूं तो देखो, स्ट्रक्चर, इन दोनों के स्ट्रक्चर की बात करते हैं, मेनली यही है सल्फ्यूरियस और सल्फ्यूरिक। तो सल्फर के साथ एक मॉलिक्यूल तो ऑक्सीजन का एसिड जुड़ा होता है और एक जुड़ा और होते हैं OH। ये तो है कौन सा? ये है सल्फ्यूरियस एसिड। अगर मैं इसके साथ एक ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल और ऐड कर दूं तो ये क्या हो जाएगा? सल्फ्यूरिक एसिड हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इसका। इन द फॉलोइंग रिएक्शन फिल इन द ब्लैंक। एक रिएक्शन यहां पे रखिए, एसिड प्लस बेस फिलिंग द ब्लैंक्स प्लस वाटर। आपको पता है जब भी एसिड और बेस रिएक्ट टुगेदर टू गिव सॉल्ट तो क्या देते हैं? वो हमें सॉल्ट देते हैं। अगर आपको सेशन पसंद आ रहा है तो सेशन को लाइक करना ना भूलें। सारी इंफॉर्मेशन आपको मिलेगी, ये पीडीएफ पे आपको मिलेगी और बहुत एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन हम लोग दे रहा हूं आपको, तो आपके एग्जाम से रिलेवेंट है ना? अब जब एसिड और बेस रिएक्ट करते हैं तो हमें देते हैं क्या? सोल्ट प्लस एच वाटर। सोल्ट प्लस वाटर देते हैं। देखो, एसिड और बेस की पहचान हम लोग कैसे करते हैं? एक तो हम करते हैं टेस्ट, ठीक है, टेस्ट। तो एसिड का टेस्ट कैसा होता है? सोर टेस्ट होता है, खट्टा होता है। ठीक है, एसिड टेस्ट में कैसे होते हैं? एसिड टेस्ट में होते हैं सोर, खट्टे, है ना? अगर मैं बेस की बात करूं तो बेस कैसे होता है टेस्ट में? टेस्ट में होता है बिटर, कड़वे। ये तो हो गया टेस्ट से रिलेटेड। एक इंफॉर्मेशन ये भी पता लगती है कि एसिड और बेस हम लोग किससे? पीएच वैल्यू से पता लगाते हैं। किससे? पीएच वैल्यू से पता लगाते हैं। आपको पीएच वैल्यू यानी पीएच स्केल से बात करता है। पीएच स्केल के बारे में हमने किसने बताया? पीएच स्केल के बारे में हमें बताया था सोरेनसन ने। किसने बताया था? एक सोरेनसन नामक साइंटिस्ट थे, उन्होंने हमें पीएच स्केल के बारे में बात की थी। पीएच वैल्यू की बात करते हैं तो ये स्केल 0 से 14 तक होता है। 0 से 14 तक। यहां 0 से अगर मैं 7 की बात करूं तो वो एसिड नेचर के होते हैं, 0 टू 7, और 7 टू 14 होते हैं आपके बेस नेचर के। यानी हमें पता लग गया। अब जो एसिड और बेस, लेकिन बीच की जो पोजीशन है, यानी जो 7 नंबर की बात करता है तो वो न्यूट्रल पोजीशन को दर्शाता है। किसको? न्यूट्रल पोजीशन को रिप्रेजेंट करता है। ये हो गया सेकंड टाइप आपका। ठीक है, अब बात करते हैं थर्ड टाइप की, लिटमस पेपर की। किसके बारे में? लिटमस पेपर के बारे में। तो लिटमस पेपर होता है ना, एसिड और बेस, जब लिटमस पेपर को हम लोग किसी सॉल्यूशन में डिप करते हैं, अगर वो सॉल्यूशन एसिड नेचर का है तो ये किससे हो जाएगा? ब्लू से किस में चेंज हो जाएगा? रेड में चेंज हो जाएगा। अगर बात करते हैं, अगर लिटमस पेपर को हम लोग अगर बेस सॉल्यूशन में डालते हैं तो रेड लिटमस पेपर किस में चेंज हो जाएगा? ब्लू में चेंज हो जाएगा। यानी ब्लू से रेड तो हो जाएगा एसिड में, और रेड से ब्लू हो जाएगा आपके बेस नेचर। ठीक है, ये हमें पता लग गया। हमें टेस्ट के बारे में पता लग गया, पीएच वैल्यू के बारे में पता लग गया, और हमें पता लग गया कि इनका लिटमस पेपर के लिए कैसा बिहेवियर होता है। एसिड एंड बेस रिएक्ट टुगेदर टू गिव सॉल्ट एंड वाटर। द टाइप ऑफ रिएक्शन इज कॉल्ड एसिड बेस रिएक्शन भी इसको बोलते हैं। नेक्स्ट, बहुत सुंदर क्वेश्चन है। व्हाट इज फॉर्म्ड व्हेन मैग्नीशियम इज बर्न्ड? देखिए, जब मैग्नीशियम बर्न होता है तो एक्चुअली वो रिएक्ट करता है ऑक्सीजन के साथ। जो हवा में जो ऑक्सीजन है, हमारी जो एयर में ऑक्सीजन है, उसके साथ रिएक्ट करता है। हम इसको ऐसे बोल सकते हैं कि व्हेन मैग्नीशियम बर्न्स, इट इज एक्चुअली रिएक्टिंग विद ऑक्सीजन इन द एयर एंड नॉट फॉर फायर। ठीक है, अब इससे क्या बनेगा? तो इससे बनेगा एस, है ना? व्हाइट एस बनेगा। जो राख होती है, सफेद राख, वो होती है। ठीक है, अब जब ये जलता है ना, और इस जलने के बाद क्या होता है? एक ये समझ लीजिए सॉलिड सब्सटेंस हमें मिलता है, एक कठोर सॉलिड, है ना? उस सॉलिड को अगर पीसा जाता है तो वो पाउडर में चेंज हो जाता है। और ये पाउडर क्या है? ये पाउडर है MgO। ये पाउडर क्या है? MgO, मैग्नीशियम ऑक्साइड है। क्या है?
ये पाउडर है मैग्नीशियम ऑक्साइड, दिस पाउडर इज मेनली मैग्नीशियम ऑक्साइड। अब इसकी बात करते हैं, मैग्नीशियम ऑक्साइड की बात करते हैं, तो एंटासिड की तरह बिहेव करता है। जब हमारे पेट में, हमारे स्टमक में एसिडिटी हो जाती है तो हम लोग किसका यूज करते हैं, इसी का यूज करते हैं। बहुत सारे टाइप्स में ये भी एक एंटासाइड है। तो हमें पता लग गया। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। क्रिस्टलाइजेशन इज एन एग्जांपल ऑफ, क्रिस्टलाइजेशन एक कैसा एग्जांपल है? आपने फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज पढ़े होंगे क्लास 10th में, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। साइंस में अगर हम बात करते हैं तो ये उस समय का इंपॉर्टेंट टॉपिक में आता है, और पहला चैप्टर ही क्या है, केमिकल और फिजिकल चेंज हमें देखने को मिलता है। तो क्रिस्टलाइजेशन क्या है? क्रिस्टलाइजेशन एक फिजिकल चेंज है। कैसा चेंज है? फिजिकल चेंज है। हम ये कह सकते हैं इट इन्वॉल्व सेपरेशन है, किसका? सॉलिड लिक्विड सेपरेशन टेक्निक है। सॉलिड लिक्विड सेपरेशन टेक्निक है, बिल्कुल सही है। इट इन्वॉल्व्स सेपरेशन ऑफ सॉलिड लिक्विड सेपरेशन टेक्निक। अब फिजिकल और केमिकल चेंज में बहुत बेसिक डिफरेंस तो यही है कि केमिकल जब चेंज होता है तो कोई नया सब्सटेंस बनता है, कोई नया पदार्थ बनता है ना। अगर मैं बात करूं बर्फ का, आइस का पिघलना, क्या एक फिजिकल चेंज है। लेकिन अगर मैं कहूं कि आयरन को, लोहे को रस्टिंग हो गई, जंग लग गई, तो ये कैसा चेंज है? ये केमिकल चेंज है, क्योंकि लोहे के जंग लगने से जो सब्सटेंस प्राप्त हुआ उसमें क्या है, उस लोहे की एक तो क्वालिटी डिक्रीज हो गई, उसका वेट इंक्रीज हो गया, और जो सब्सटेंस बाहर उसके जंग के रूप में लगा, अब उसको दोबारा उस तरह की क्वालिटी को बनाना पॉसिबल नहीं है। दोबारा से वही लोहा उस पदार्थ से बनाना पॉसिबल नहीं है। तो वो क्या है, एक नया सब्सटेंस बना, इसलिए वो क्या है, एक तरह का केमिकल चेंज है। व्हाट आर द मेन कंपोनेंट्स ऑफ द एलॉय ब्रोंज? बहुत सुंदर, बहुत बार रिपीट होता है। कॉपर और टिन, कॉपर और टिन मिलकर क्या बनाते हैं? ब्रोंज बनाते हैं। कॉपर और टिन मिलकर ब्रोंज बनाते हैं। लेकिन कॉपर और जिंक मिलकर क्या बनाते हैं? जो पहले ब्रास, ब्रास बनाते हैं कॉपर और जिंक मिलकर। अगर मैं बात करूं जिंक और निकिल मिलकर क्या बनाते हैं? ये बनाते हैं कॉइन सिल्वर। क्या बनाते हैं? कॉइन सिल्वर। ठीक है। अब मैं बात करूं एल्यूमिनियम और निकिल मिलकर क्या बनाते हैं? एल निको। क्या बनाते हैं? एल नी इसमें कोबाल्ट भी होता है साथ में। क्या होता है? कोबाल्ट भी साथ में, अलोंग विथ कोबाल्ट। तो यहां ब्रॉन्ज, ब्रास और कोइन सिल्वर। ब्रॉन्ज कॉपर एंड टिन, ब्रास कॉपर एंड जिंक, कोइन सिल्वर जिंक एंड निकल। द सब्सटेंस विच हैव वेरी लो इग्निशियस टेम्परेचर। एक चीज आप समझना कि हम लोग जब इस इग्निशियस टेम्परेचर की बात करते हैं तो ये सुनने को कहां मिलता है? आपने देखा होगा कि फायर, आग, आग कब लगती है? देखो ऐसा नहीं है कि आपने माचिस जलाई और आग लग गई। आग लगने के लिए, फायर के लिए तीन इंपॉर्टेंट चीजें क्या है? एक तो है फ्यूल, फ्यूल होना चाहिए। एक होनी चाहिए ऑक्सीजन, और एक होना चाहिए आईजी, इग्निशियस टेम्परेचर। अगर इन तीनों में से कोई भी एक चीज नहीं होगी ना, या मैं कहूं इनमें से तीनों में से कोई एक चीज खत्म हो जाएगी, तो आग बुझ जाएगी। ऐसे देखो, ऑक्सीजन होना जरूरी है, फ्यूल होना जरूरी है, और इग्निशियस टेम्परेचर होना जरूरी है। अब आपको सर इग्निशियस टेम्परेचर, ये वर्ड पहली बार सुना है। ऐसे समझ लीजिए कि ऐसा टेम्परेचर, ऐसा मिनिमम टेम्परेचर जो आग लगने के लिए जरूरी है, उसको क्या कहते हैं? इग्निशियस टेम्परेचर कहते हैं। और ये इग्निशियस टेम्परेचर अलग अलग हो सकता है। हिल स्टेशन पे थोड़ा अलग हो सकता है, प्लेन लैंड पे थोड़ा अलग हो सकता है, मैदानी क्षेत्रों में थोड़ा अलग हो सकता है। तो इन चीजों में अब क्या होता है, जो हमारा अग्निशामक यंत्र होता है, जब आग लगती है और हम उस सिलेंडर से आग बुझाने की कोशिश करते हैं, उसमें क्या होती है? CO2 होती है, और CO2 है ना O2 से भारी है। तो जैसे ही वो सिलेंडर से CO2 आती है, वो O2 पर आकर बैठ जाती है। O2 दब जाता है, और O2 दब जाएगा तो क्या हो जाएगा? आपको कहा ना O2 नहीं रहेगा, यानी आग बुझ जाएगी। इनमें से कोई भी, फ्यूल खत्म हो जाएगा, आग बुझ जाएगी। पेट्रोल डाला था, पेट्रोल सारा खत्म हो गया तो आग बुझ जाएगी, ऑब्वियसली बात है। लकड़ी थी, लकड़ी डाली थी, लकड़ी पूरी जलकर राख होगी, आग बुझ जाएगी। इसका मतलब इन तीनों का होना जरूरी है। अब वेरी लो इग्निशियस टेम्परेचर एंड कैन इजीली टच फायर विथ ए फ्लेम इज कॉल्ड, है ना, इनफ्लेमेबल। देखो इनफ्लेमेबल क्या है? एक वो सब्सटेंस है जिसका लो इग्निशियस टेम्परेचर होता है, वो जल्दी से आग को पकड़ देता है, ऐसे समझ लो। इनकम्बस्टेबल क्या है? इनकम्बस्टेबल वो सब्सटेंस है जो जलता नहीं है, है ना। अगर वो आग के संपर्क में आता है तो जलता नहीं है ना। पेरिलियस क्या है? जो वो सब्सटेंस जो हमें इंजरी कर सकता है ना, हमें इंजर कर सकता है।
तो ऑप्शन डी इज द राइट ऑप्शन। व्हेन वी कट अनियन, जब हम लोग अनियन को काटते हैं, द सिंथेसिस एंजाइम कन्वर्ट्स द अमाइनो एसिड सल्फ्यूरिक ऑक्साइड ऑफ द अनियन इनटू विच एसिड, कौन से एसिड? बहुत सुंदर आंसर है ना, सल्फ्यूनिक, सल्फ्यूनिक एसिड, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। देखिए इसकी थ्योरी को थोड़ा सा समझना, जब हम लोग अनियन को कट करते हैं तो जो सिंथेसिस एंजाइम है जो कन्वर्ट हो जाता है अमाइनो एसिड सल्फो ऑक्साइड अनियन किसमें, सल्फ्यूनिक एसिड में चेंज हो जाता है। अब बात करते हैं इसमें एक ऑप्शन है सिट्रिक एसिड। सिट्रिक एसिड क्या है? वो एसिड जो हमें सिट्रिक फ्रूट से हमें प्राप्त होता है, लेमन यानी खट्टे फलों से प्राप्त होने वाला एसिड क्या है? सिट्रिक एसिड, खट्टे फलों में होता है, जैसे लेमन, नींबू में, है ना। नाइट्रिक एसिड, नाइट्रिक एसिड को हम लोग स्पिरिट ऑफ नाइट्रिक कहते हैं, है ना। स्पिरिट ऑफ नाइट्रिक किसको कहते हैं? नाइट्रिक एसिड को होता है। सल्फ्यूरिक, सल्फ्यूरिक एसिड को विट्रियोल बोलते हैं, बिल्कुल सही है। इसको मिनरल एसिड भी कैसे कहते हैं? क्यों क्यों कहते हैं? इसमें सल्फर होता है, इसमें ऑक्सीजन होता है, इसमें हाइड्रोजन होता है, ठीक है। अगर मैं सल्फ्यूरिक एसिड की बात करूं, ठीक है, तो ये इसका फॉर्मूला क्या होता है? RSOH, RSOH मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसका जनरल फॉर्मूला क्या है? सल्फ्यूरिक एसिड का होता है RSOH, इंपॉर्टेंट है, मुझे लगता है नोट डाउन कर लेना। चलिए अगर मैं अगले की बात करूं, विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट ए इंसुलेटर। देखो इंसुलेटर की बात करें या कंडक्टर की बात करें, दोनों चीजों को पहले तो समझते हैं। इसका आंसर क्या है? इंसुलेटर नहीं है, कौन सा? मरकरी नहीं है, पहले तो समझिए। देखिए इंसुलेटर आर मटेरियल दैट डज नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, जिनमें इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं हो सकती, इंसुलेटर है। कंडक्टर्स क्या होते हैं? आर द मटेरियल्स दैट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, जिनमें इलेक्ट्रिसिटी कर फ्लो कर सकती है। इंसुलेटर और कंडक्टर्स की बात करें, इंसुलेटर जैसे पेपर होता है, प्लास्टिक होता है, रबड़ होता है, ग्लास होता है, ठीक है, एयर, ये क्या है? ये सब है इंसुलेटर। कंडक्टर्स क्या है? कंडक्टर्स आर द मटेरियल कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, जैसे मेटल है, ठीक है, एक्वियस सॉल्यूशन है जिसमें सॉल्ट ये सब हो, ठीक है, मरकरी है, ग्राफिक है, तो ग्रेफाइट है ना। तो मरकरी आ गया, ये क्या है? कि इंसुलेटर है, ओ कंडक्टर है क्योंकि इसमें इलेक्ट्रिसिटी फ्लो हो सकती है, ग्रेफाइट में भी हो सकती है। और ध्यान रखना मरकरी क्या है? एक हीट के लिए इसका नेचर कैसा है? मरकरी का हीट के लिए नेचर क्या होता है? पुअर कंडक्टर होता है हीट का, है ना, पुअर कंडक्टर ऑफ हीट, पुअर कंडक्टर ऑफ हीट होता है। मरकरी में बहुत वीक बॉन्ड होते हैं, बहुत वीक बॉन्ड होते हैं, इसलिए ये लिक्विड स्टेट पे होता है, होम लिक्विड स्टेट में होता है रूम टेम्परेचर में। रूम टेम्परेचर में अगर मैं मरकरी की बात करूं तो मरकरी रूम टेम्परेचर में किस स्टेट में होता है? लिक्विड स्टेट में होता है। अगर मैं मरकरी की बात करूं सिंबल की तो Hg से रिप्रेजेंट करते हैं, और मरकरी का एटॉमिक नंबर होता है आपका 80 एटॉमिक नंबर इसका होता है। अगला क्वेश्चन बात करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। द एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप 3 to 12 आर कॉल्ड एलिमेंट्स और ट्रांजिशन एलिमेंट। देखो द पीरियोडिक टेबल की बात करते हैं ना तो चार इसमें मेनली बात करते हैं। कौन कौन से चार ग्रुप हैं? एस, पी, डी और एफ। अगर मैं कुछ इस तरह की पीरियोडिक टेबल की बात करूं तो कुछ ऐसी पीरियोडिक टेबल हमें देखने को मिलती है। ये वाले जो पार्ट हैं, ये जो दो ग्रुप हैं वो है एस, और ये वाले जो ग्रुप होते हैं ये हैं पी, ठीक है, और ये हैं डी, और ये हैं आपका एफ, ठीक है। एक से दो, 1 और 2 ग्रुप नंबर होते हैं एस ब्लॉक में। अब बात रही हमारे 3 to 12 तो होता है डी ब्लॉक, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। देखो पीरियोडिक टेबल को मैनेज कौन करता है पता है आपको? आईयूपीएससी मैनेज करता है। आईयूपीएससी, आईयूपीएससी क्या होती है? क्लास 12 में पहले चैप्टर में इसकी फुल फॉर्म दे रखी है, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। अब पीरियोडिक टेबल में 118 एलिमेंट्स हैं, टोटल पीरियोडिक टेबल में 7 आपके पीरियड्स हैं, 18 ग्रुप हैं, इसमें 118 एलिमेंट्स हैं, और इनको एटॉमिक नंबर के बेसिस से अरेंज किया गया इंक्रीजिंग ऑर्डर में, जैसे हाइड्रोजन, हीलियम, कुछ इस तरह से ऐसे अरेंज होता है। टोटल जो 18वें नंबर का ग्रुप है वो नोबल गैसेस का ग्रुप है, ठीक है, 17 हेलोजन ग्रुप का है। इस तरह से सारे 1 to 1 करके क्या कर रखे हैं,
पूरी पीरियोडिक टेबल में अरेंज है हमारे सारे एलिमेंट्स एक स्पेसिफिक फीचर के साथ, एक स्पेसिफिक प्रॉपर्टी के साथ। और पीरियोडिक टेबल बनाने का मेन पर्पज ये था कि सारे एलिमेंट्स को एक सिस्टमेटिक वे में स्टडी की जा सके। अगर मैं बात करूं कि विच ऑफ द फॉलोइंग लिक्विड हैज द हाईएस्ट पीएच, देखो जिसकी पीएच वैल्यू हाईएस्ट है। अब देखो पीएच वैल्यू हाईएस्ट किसकी होगी? बेस नेचर की होगी, ठीक है। जिसका नेचर क्या होगा? बेस होगा। हाईएस्ट पूछा है वो, तो इसका मतलब 0 से 14 के पास जो होगा ना, 14 के आसपास सबसे पास वाला वही होगा। अब बात करें ह्यूमन ब्लड, ह्यूमन ब्लड की होती है 7.4 पीएच वैल्यू, ठीक है भाई। लेमन जूस तो आपको पता है लेमन ज्यादा खट्टा होता है, श्योर होता है, यानी 2 से 3 के आसपास होती है, ठीक है। ऑरेंज जूस की बात करें, ऑरेंज में 3.3 या 4 के आसपास है, 3 से 4 के आसपास है, ठीक है, बहुत पास है। लेकिन हम बात करते हैं मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, तो मिल्क ऑफ मैग्नीशियम क्या है? बेस नेचर का है 10.5। और इसे तो आप ऐसे भी समझ लीजिए कि है ना, ये एंटासाइड के रूप में होता है, यानी इसको हम जब हमारे पेट में एसिड हो जाता है तो हम क्या लेते हैं? बेस लेते हैं। तो ये वाला बेस लेते हैं, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, बिल्कुल सही है। तो इट इज ए मैग्नीशियम कंपाउंड दैट हैड द एंटासाइड मैग्नीशियम। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया की बात करते हैं। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया नेचर में बेस नेचर के होते हैं, इनकी पीएच वैल्यू 10.5 होती है। ह्यूमन ब्लड का पूछे 7.4, लेमन का पूछे 2 से 3, ऑरेंज का पूछे 3 to 4 इनकी पीएच वैल्यू होती है। पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन बोल दीजिए, पावर ऑफ हाइड्रोजन बोल दीजिए, पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन बोल दीजिए। हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स आर देयर इन द मोस्ट आउटर सेल ऑफ ग्रुप 16? देखो ग्रुप 16 की बात कर रहे हैं। ग्रुप 16 में कौन कौन से एलिमेंट्स हैं? ऑक्सीजन क्या है? एक तो है हमारा इंपॉर्टेंट, इसको ऑक्सीजन ग्रुप भी बोलते हैं, किसको? ग्रुप 16 को। सल्फर क्या है? सल्फर है। थर्ड एलिमेंट कौन? सेलेनियम। फोर्थ एलिमेंट टेलुरियम। फिर क्या है? पोलोनियम, है ना, पोलोनियम। अब ध्यान रखना, पोलोनियम जो आपने नाम सुना होगा, पोलोनियम क्या है? एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट है, रेडियो एक्टिव एलिमेंट, ठीक है, पोलोनियम। तो ग्रुप 16 के जो एलिमेंट्स है ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, है ना, टेलुरियम और पोलोनियम, ये ग्रुप। और इनके मोस्ट आउटर सेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? 6। देखो हम लोग एटॉमिक नंबर की बात करते हैं तो ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8, सल्फर का एटॉमिक नंबर 16, है ना, सेलेनियम का 34, टेलुरियम का 52 और पोलोनियम का 84। पोलोनियम क्या है? एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट है। क्या है? एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट है। अगर मैं इसकी मोस्ट आउटर सेल में बात करूं ना, तो कुछ ऐसा लिखा होगा 1s2 2s2 2p4, क्योंकि 8 इलेक्ट्रॉन है तो 2 और 2 4 और 4 8, तो उसकी मोस्ट आउटर सेल क्या हो गई? ये दोनों हो गए, यानी 2 और 2 और प्लस 4 कितना होता है? 6। ऐसे इनके सारे मोस्ट आउटर सेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे? वो होंगे आपके 6 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। अगर इनको अपने ऑक्टेव लॉ को फॉलो करना, कौन से लॉ को? ऑक्टेव लॉ को फॉलो करना हो, तो इन सबको कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए बताइए? 2 इलेक्ट्रॉन्स की रिक्वायरमेंट और होगी। जैसे इनको 2 इलेक्ट्रॉन मिलेंगे, ये अपने, है ना, ऑक्टेव लॉ की पोजीशन में आ जाएंगे, सेटल हो जाएंगे अपनी लाइफ में। व्हाट इज वाटर फ्लोराइडेशन विच इज द कंट्रोल्ड एडजस्टमेंट ऑफ फ्लोराइड टू पब्लिक वाटर सप्लाई? देखो आपको पता है जो हमारे इंडस्ट्रियल कंट्रीज हैं, जहां पर ज्यादा इंडस्ट्री है, वहां पर के जो हेल्थ है वो दांतों को लेकर थोड़ी सी खराब है, टिथ डिके है, उनके खराब हो जाते हैं क्योंकि उनमें फ्लोराइड की मात्रा बहुत ज्यादा होती है, ठीक है। तो एक्चुअल में होता क्या है, ये जो फ्लोराइड है ना, ओरल बैक्टीरिया एसिड प्रोड्यूस करता है, जिससे हमारे जो इनेमल पार्ट है ना, हमारे दांतों का इनेमल वाला पार्ट, वो डिस्ट्रॉय हो जाता है, वो खराब हो जाता है और कैविटी लग जाती है। तो कुछ कंडीशन में क्या होगा, इस अगर आपको ऐसी कंडीशन में होगी तो क्या होगा, या तो आपके दांत खराब हो जाएंगे, है ना, आपके दांतों में छिद्र हो जाएंगे, होल हो जाएंगे, या पूरी तरह से आप अपने दांतों को भी लॉस कर सकते हैं। और आपको बता दूं इसमें ज्यादातर बच्चे है ना, तो 60 से 90% बच्चे इन सब चीजों से इफेक्ट होते हैं, है ना। तो क्या होता है, तो टू प्रिवेंट टिथ डिके, टू विच कैटेगरी ऑफ रिएक्शंस डज द फॉलोइंग केमिकल रिएक्शंस बिलोंग? देखो एक केमिकल रिएक्शन दिख रही है, NaCl AgNO3 से बना है NaNO3 और AgCl, ये बना है। इसमें आप क्या देख रहे हैं, देखो यहां 4 ऑप्शंस हैं, डबल डिस्प्लेसमेंट, रेडॉक्स डिस्प्लेसमेंट और, है ना, कॉम्बिनेशन। देखो अगर मैं कॉम्बिनेशन की बात करूं तो कुछ ऐसे हैं कि 1+1+B AB कॉम्बिनेशन हुआ, कंबाइन हो गई, ठीक है। डी को, है ना, डीकंपोजिशन क्या होगा? डीकंपोजिशन इसका उल्टा होगा,
ये 2 पार्ट्स में डिवाइड हो गया, डीकंपोजिशन हो गया। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट ध्यान रखना, ए प्लस बी सी, ये रिएक्ट हुआ, हुआ क्या, बना क्या, AC प्लस बी, डिस्प्लेसमेंट हो गया, एक डिस्प्लेसमेंट हुआ। लेकिन अगर मैं कहूं डबल डिस्प्लेसमेंट, तो डबल डिस्प्लेसमेंट यहां देखने को मिल रहा है NaCl AgNO3, तो Na के साथ तो NO3 जुड़ गया और Ag के साथ क्या, Cl जुड़ गया, तो दोनों हो गए, इस तरह से डबल डिस्प्लेसमेंट हुआ। तो ये एग्जांपल किसका, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का एग्जांपल है। रेडॉक्स क्या होती है, रेडॉक्स रिएक्शन में एक्चुअल में क्या है, इसमें ऑक्सीजन का लॉस होता है, क्या होता है, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का लॉस होता है, ठीक है, और हाइड्रोजन का गेन होता है ना। इसमें दो रिएक्शंस पे डिपेंड होती है रिडक्स, किस पे, ऑक्सीडेशन पे और रिडक्शन पे। तो रिडक्शन में तो ऑक्सीजन का क्या होता है, लॉस होता है ना, और हाइड्रोजन का गेन होता है। अगर हम बात करें ऑक्सीडेशन की, तो उसमें ऑक्सीजन का गेन होता है और हाइड्रोजन का लॉस होता है। दिस इज द रिएक्शन इन विच वन स्पीसीज इज रिड्यूस्ड और अदर इज ऑक्सीडाइज, एक रिड्यूस होगी दूसरी ऑक्सीडाइज होगी, इसको रिडॉक्स बोलते हैं। तो डबल डिस्प्लेसमेंट रिप्लेसमेंट का आपको समझ में आ गया। Which what is the common name of mercury sulfide? देखो मरकरी सल्फाइड वर्मिलियन है, क्या है, वर्मिलियन है, ऑप्शन डी इज द राइट। अगर मैं बात करूं, मरकरी सल्फाइड को हम लोग वर्मिलियन बोलते हैं। इट इज केमिकल कंपाउंड जो कि कंपोज्ड है केमिकल एलिमेंट्स मरकरी और सल्फर से। किससे मिलकर बना है, मरकरी और सल्फर से मिलकर बना है मरकरी सल्फाइड। द केमिकल फॉर्मूला ऑफ मरकरी सल्फाइड इज Hg, मरकरी का Hg और S सल्फाइड, ये इसका फॉर्मूला है। अगर हम ऊपर के तीन चीजों की बात करें, मार्स गैस की बात करते हैं, देखो मार्स गैस को हम लोग मीथेन बोलते हैं, और मार्स गैस का फॉर्मूला क्या होता है, CH4। मीथेन का फॉर्मूला क्या होता है, CH4, यानी मार्स गैस कौन सी गैस है, मीथेन गैस है। मोहर सोल्ट क्या है, देखो मोहर सोल्ट का फॉर्मूला होता है NH4 के 2 मॉलिक्यूल्स, है ना, FeSO4 के 2 मॉलिक्यूल्स, ठीक है, और H2O के 6 मॉलिक्यूल्स मिलकर ये बनाते हैं, ठीक है, ये क्या है, मोहर सोल्ट है। अगर मैं पोटाश एलम की बात करता हूं, तो पोटाश एलम में क्या होता है, इसमें पोटेशियम होता है एक, तो ठीक है, पोटेशियम एल्यूमिनियम सल्फेट, पोटेशियम एल्यूमिनियम सल्फेट, KAiSO4, ठीक है। तो हमें इन फॉर्मूलाज को याद करना है। वर्मिलियन किससे मिलकर बना है पता है, इसको मीथेन को क्या बोलते हैं, मार्स गैस बोलते हैं, इसका फॉर्मूला हमें पता होना चाहिए। मोहर सोल्ट का हमें पता होना चाहिए। हाउ मेनी वाटर मॉलिक्यूल्स आर प्रेजेंट इन वन मॉलिक्यूल ऑफ वॉशिंग सोडा, देखो वॉशिंग सोडा का फॉर्मूला क्या होता है, Na2CO3 10H2O। तो यहां वाटर के मॉलिक्यूल्स कितने हैं, 10। इसका राइट आंसर क्या होगा, 10 इसका राइट ऑप्शन, है ना। तो वाटर मॉलिक्यूल्स वॉशिंग सोडा में कितने होते हैं, 10 होते हैं, ठीक है। चलिए, विच एसिड इज प्रेजेंट इन सोर मिल्क, खट्टे दूध में कौन सा एसिड होता है, देखो खट्टे दूध में होता है लैक्टिक एसिड, है ना, दही या दूध में होता है खट्टे में लैक्टिक एसिड होता है। अब देखो लैक्टिक एसिड की वजह से खट्टा होता है। अगर हम कई बार ये सुनते हैं ना कि हम कई बार थक जाते हैं, है ना, ह्यूमन बींग्स ट्राइड फील करते हैं, थका हुआ फील करते हैं, किसकी वजह से, लैक्टिक एसिड की वजह से करते हैं, क्योंकि लैक्टिक एसिड कहां जमा हो जाता है, ये हमारी मसल्स में जाकर जमा हो जाता है, ये हमारी मसल्स में जाकर इकट्ठा हो जाता है। इससे हमें क्या होता है, इससे हमें थकान फील होती है। अब और जो फॉर्मूला की बात करते हैं, कौन कौन से में किसमें नेचुरल सोर्स क्या है एसिड का, जैसे विनेगर, विनेगर में होता है एसिटिक, है, एसिटिक एसिड विनेगर में होता है, विनेगर। ऑरेंज में अभी बताया था सिट्रिक एसिड होता है, टोमेटो में ऑक्जेलिक, टमाटर में कौन सा होता है, ऑक्जेलिक एसिड होता है, टर्मरिक में, है ना, टार्ट्रिक एसिड होता है टर्मरिक में, ठीक है, ध्यान रखना, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट चीजें हैं। तो इन सारे सोर्सेस की बात की, नेचुरल सोर्स क्या है और वो एसिड कौन सा है, हमने इन सारे क्वेश्चंस को देखा, और मैंने पिछले जो 4 to 5 सेशंस किए उनको भी आप देखिए। अब जैसे ही सीपीओ की एग्जाम होगी, हम उसका एग्जाम एनालिसिस में पूछे गए सारे प्रश्नों को डिस्कस करेंगे। वीडियो अगर पसंद आई तो वीडियो को लाइक करिए, अपने दोस्तों को बताइए, और आप हमारा कोर्स परचेज कर सकते हैं, जनरल अवेयरनेस का कोर्स है, सारे सब्जेक्ट आप चाहते हैं कि वन स्टॉप सॉल्यूशन, तो आप जाइए परचम क्लासेस पर, वहां परचेज कर लीजिए। करंट अफेयर्स के सारे सेशन बहुत अच्छे हो रहे हैं,
कमेंट बॉक्स में बताइए कौन से सेशन आप चाहते हैं मैं आपके लिए कवर करूँ, कौन सी वीडियोज़ को आपके लिए प्रायोरिटी पे बनाऊँ। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी में जो भी आप चाहते हैं आप मुझे कमेंट करके बताइए। तो थैंक यू एवरीवन, बाय बाय, टेक केयर।